Hello students, I am Abhishek Kumar, physics faculty at Vidya Mandir classes. I have done my BTech from IIT Delhi and I have been teaching physics for the last 8 years. तो इस छोटे से वीडियो में हम एक फिजिक्स का काफी इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए ब्लॉक पे फ्रिक्शन का एनालिसिस किया होगा। अभी हम बात कर रहे हैं एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक है। तो उसके एनालिसिस में लेट्स से मैं एक पहले आपको एक डेमो करके दिखाता हूं कि मान लो हमने एक सरफेस लिया है, अभी ये हॉरिजॉन्टल है और इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया है। अब मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को इंक्लाइन कर रहा हूं और धीरे धीरे उसका इंक्लिनेशन इंक्रीज करूंगा। इंक्लाइन कैसे करूंगा? तो मैंने इस वाले एंड को फिक्स कर दिया है और इधर वाले एंड को मैं ऊपर उठा रहा हूं। तो देखो मैंने इसको इंक्लाइन प्लेन बना दिया, बट अभी ये रुका हुआ है और मैंने इंक्लाइन बढ़ाया बट अभी भी रुका हुआ है। लेकिन अगर मैं बढ़ाते चला जाऊंगा तो ये स्लाइड कर जाएगा कि कोई एक ऐसा एंगल आएगा जिस एंगल पे जाके ये स्लाइड कर जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये एंगल कौन सा होगा जिस एंगल पे जाके ये स्लाइड कर जाएगा अगर मैं इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन बढ़ाते जाऊंगा। नहीं स्लाइड कर रहा, अब स्लाइड कर गया, तो किस एंगल पे आके स्लाइड कर रहा है ये पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में एक नीचे की तरफ mg आएगा। इस mg के अगर हम दो कंपोनेंट्स कर लें तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ, ये कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, ये आप लोगों ने कर रखा होगा। या फिर इसको कैसे समझते हैं, तो ये एंगल हमारे पास थीटा होगा। ये अगर एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। तो ये अगर थीटा है तो फिर बेसिकली mg इज अ वेक्टर जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। एक ये वाला कंपोनेंट व्हिच इज mg cos थीटा और एक ये वाला कंपोनेंट व्हिच इज mg sin थीटा। जैसे हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अब यहां पे इस mg cos थीटा जो इधर की तरफ लग रहा है, इसको तो इंक्लाइन अपनी तरफ से एक नॉर्मल लगा के बैलेंस कर देगा कि इंक्लाइन के अंदर ये तोड़ के नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल, ये नॉर्मल लगा के बैलेंस कर देगा। तो ये नॉर्मल की वैल्यू तो सिंपली हो जाएगी mg cos थीटा और ये हो गया कि इस डायरेक्शन में इसका मोशन रोकेगा ये नॉर्मल। लेकिन इंक्लाइन के पैरेलल जो mg sin थीटा लग रहा है इंक्लाइन के अलोंग, इसको रोकने वाला जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन लेगा, ऐसा पीछे की तरफ फ्रिक्शन लेगा और ये फ्रिक्शन अगर स्लाइडिंग रोक पाएगा तो उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर ये फ्रिक्शन स्लाइडिंग नहीं रोक पाएगा तो उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम म्यू सिंबल यूज करते हैं, स्टैटिक के लिए म्यू एस, काइनेटिक के लिए म्यू के। तो अभी अगर हमें पता करना है कि स्लाइडिंग नहीं होगा, फॉर नो स्लाइडिंग, कि हम चाह रहे हैं कि स्लाइडिंग ना हो, तो स्लाइडिंग नहीं हो रहा है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है Fs मैक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, Fs इज फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल n, और n यहां पे है mg sin थीटा। तो स्लाइडिंग नहीं होने के लिए स्लाइडिंग टेंडेंसी लाने वाला फोर्स mg sin थीटा, ये स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा होगा mg sin थीटा, और स्लाइडिंग होने से रोकने की कोशिश कर रहा होगा फ्रिक्शन, और अगर ये रोक पा रहा है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फिर आ जाएगा कि वो तब तक होगा जब तक mg sin थीटा इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि फ्रिक्शन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इसको स्लाइडिंग से रोकने के लिए, लेकिन उसके ताकत की एक लिमिट है, और लिमिट क्या है, वो म्यू एस इनटू एन है। तो अगर ये स्लाइडिंग टेंडेंसी लाने वाला फोर्स इससे कम है तब ये स्लाइडिंग नहीं होगा। तो इसके लिए एंगल के टर्म्स में हम कंडीशन इसको लिख सकते हैं, ये बन जाएगा mg sin थीटा लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स की जगह म्यू एस, और इनटू n की जगह हमने यहां से mg cos थीटा लिख दिया, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस। यानी कि इस इंक्लाइन का एंगल का tan अगर म्यू एस से छोटा या म्यू एस के बराबर है तो फिर ये स्लाइड नहीं करेगा, और अगर बड़ा हो गया, अगर ऐसा हो गया, इफ tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस, तो फिर स्लाइडिंग हो जाएगा, स्लाइडिंग अकर्स, तब स्लाइडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ रिपोज।
तो एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली होता है कि जैसा भी मैंने जो डेमो दिया था, उस डेमो में हम इंक्लाइन का एंगल बढ़ा रहे थे, एक पर्टिकुलर एंगल पे आके वो स्लाइड करना स्टार्ट कर गया। तो जिस एंगल पे जाके स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर जाता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो उसके लिए ये जो लेस देन इक्वल टू वाला है, तो वो इक्वालिटी वाला जो एंगल है tan थीटा, बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि ये एंगल है कि इस एंगल पे आके स्लाइडिंग जस्ट अब स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस एंगल थोड़ा सा ही बढ़ाओगे तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी इस एंगल से अगर कम इंक्लाइन का एंगल होगा तो स्लाइडिंग नहीं होगी, इस एंगल से अगर ज्यादा होगा तो स्लाइडिंग हो जाएगी। तो ये जहां पे ये चेंज हो रहा होगा ना, फ्रॉम नो स्लाइडिंग टू स्लाइडिंग, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और वो फिर किसकी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उस पर डिपेंड करता है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे tan थीटा बढ़ेगा, और जैसे ही इस एंगल से हम एक्सीड कर जाएंगे वैसे ही वो tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस हो जाएगा और फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो स्लाइडिंग होती है अगर जो एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लाइन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ इंक्लाइन अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि स्लाइडिंग स्टार्ट होने का मतलब कि ब्लॉक नीचे आने लगेगा, तो नीचे किस एक्सेलरेशन से जाएगा ये पूछा जाता है। तो उसके लिए अगर हमने ऐसा केस लिया, ये है जहां पे tan थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू एस, यानी कि स्लाइडिंग हो रही होगी, तो पूछा जाता है कि किस एक्सेलरेशन से ये नीचे स्लाइड करेगा, इसका एक्सेलरेशन हमसे पूछा जाता है। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो हम इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस देख लेंगे। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स तो लग रहा था इधर की तरफ mg sin थीटा, ये फोर्स लग रहा था, और अब चूंकि स्लाइडिंग हो रही है तो अब जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, Fk हो जाएगा ये। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? तो वो होता है म्यू के इंटू एन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जनरली अलग अलग होते हैं, कभी कभी एग्जाम में एक ही दिया जाता है तो हम दोनों को एक ही ले लेते हैं, बट अगर अलग अलग दे रखा है तो जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रही है तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब स्लाइडिंग होने लगेगी तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो उसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन होती है। तो यहां पे फिर अगर हम इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखेंगे तो वो बन जाएगा mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ऐसे निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये बन जाएगा mg sin थीटा और माइनस एफ के की जगह हम म्यू के इंटू एन, एन की जगह हम mg cos थीटा डालेंगे इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अगर ये स्लाइड कर भी रहा है तो भी इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, इस डायरेक्शन में तो अभी भी फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी नॉर्मल अभी भी mg cos थीटा के बराबर है। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, वो m वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। इस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा। एक ये केस देखते हैं, तो इसमें मैंने कुछ वैल्यूज ले ली हैं, वैल्यू से थोड़ा और चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो मैंने एक ब्लॉक ले लिया है 10 kg का, इंक्लिनेशन है 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है म्यू की तो हमें म्यू एस और म्यू के दोनों ही सेम मान लेना है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले ये पूछा है कि ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, अगर ये पूछा जाए तो उसके लिए क्या चेक करोगे कि एंगल जो है इंक्लाइन का वो कैसा है। तो अगर हम tan 37 डिग्री एंगल का जो tan हम देखें tan 37 डिग्री, तो कितना होता है? tan 37 डिग्री होता है 3/4, ये वैल्यू एक स्टैंडर्ड से होते हैं, याद होता है जनरली। तो ये 3/4 का मतलब 0.75 है और हमारे पास म्यू है 0.5, यानी कि ये आ रहा है कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस tan थीटा। ये वो वाला केस बन गया कि tan थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू एस, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस है। तो इस केस में तो स्लाइडिंग होती है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा ये वाला एंगल है। एंगल ऑफ रिपोज होता था tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, लेकिन ये एंगल उससे ज्यादा है तो ये स्लाइडिंग होगा, स्लाइड्स इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड। ब्लॉक रिलीज अगर करेगा तो ये स्लाइड करने लगेगा। और थोड़ा अगर विजुअलाइज करना है तो बेसिकली ये होगा ना कि इसमें अगर देखोगे तो mg वाला फोर्स तो नीचे लग रहा होगा और mg का इधर वाला जो फोर्स होगा, ये वाला जो फोर्स होगा, ये फोर्स कितना होगा? तो इस फोर्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये बेसिकली होगा mg sin थीटा। तो यहां पे अगर वैल्यू डालोगे
मास दे रखा है 10 और मैं जी को 10 ले रहा हूं, तो ये बेसिकली हो जाएगा 100, m is 10, g को मैं जनरली हम 10 ले लेते हैं, तो 100 हो जाएगा, और इनटू sin थीटा, तो sin 37 डिग्री इज 3/5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 60 न्यूटन, 60 न्यूटन ही आ जाएगा mg sin थीटा, यानी कि इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा ये 60 न्यूटन का फोर्स होगा। अच्छा नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल तो होगा mg cos थीटा, नॉर्मल जो इधर लग रहा होगा ये mg cos थीटा के बराबर होगा, और mg cos थीटा में आ जाएगा 100 और इनटू cos थीटा इज 4/5, तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। तो इधर की तरफ 80 न्यूटन ये नॉर्मल लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा? क्योंकि mg का इधर की तरफ वाला जो कंपोनेंट है ये 80 न्यूटन का है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अगर देखें, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन Fs मैक्स, तो Fs मैक्स हो जाएगा μs इंटू n, यहाँ पे μs जो भी म्यू दे रखा है उसी को ले लेंगे 0.5 और इंटू n है 80, तो ये आ रहा है 40 न्यूटन। तो ये अब समझ में आ रहा है ना क्यों स्लाइडिंग होगा, क्योंकि जो स्लाइडिंग टेंडेंसी लाने वाला फोर्स है वो 60 न्यूटन का है, लेकिन जो रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 40 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन तो 60 न्यूटन से कम है, तो स्लाइडिंग नहीं रोक पाएगा, तो अगर हम इसको सिर्फ यहां पे रख के छोड़ देंगे तो स्लाइड करने लगेगा नीचे। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं कि अगर हम इसको स्लाइड करने से रोकने देना चाहते हैं, कि हम स्लाइड नहीं करना चाहते हैं कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो सिर्फ रख के छोड़ेंगे तब तो स्लाइड करेगा, तो अगर इसको स्लाइड करने से हमें रोकना है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ये नीचे स्लाइडिंग नीचे करेगा, तो हमें रोकने के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस फोर्स को मैं यहां से दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा दिखा दिया, एफ एक्सटर्नल दिखा दिया कि एक एक्सटर्नल एजेंट एक फोर्स लगा रहा है। तो पूछा जाता है कि फाइंड एफ एक्सटर्नल, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, काफी कॉमन क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो ये खुद से सोचो थोड़ा, ये नीचे 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 40 न्यूटन, तो कम से कम हम उतना फोर्स लगाएं कि फ्रिक्शन तो अपना काम कर ही रहा होगा, वो रोकने की कोशिश कर ही रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और हम कम से कम उतना फोर्स लगा दें जितना कि बैलेंस है। बैलेंस कितना है? तो इधर 60 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा तो 40 न्यूटन इधर लग जाएगा एफएस मैक्स, तो 60 माइनस 40 ये डिफरेंस है, तो अगर हम 20 इधर लगा दें तो फिर ये 20 हमने जो लगाया और जो फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम ताकत लगा दी, एफएस मैक्स का मतलब कि फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है रोकने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहा था विदाउट द सपोर्ट ऑफ एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल का अगर हम सपोर्ट दे देंगे तो कम से कम हमें 20 न्यूटन देना पड़ेगा, तब जाके रुके। अगर हम 10 देंगे तो होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज हम 10 देंगे तो ये 10 और ये 40 मिलके 50 ही हुआ, तो 60 50 से ज्यादा है, तो ये स्लाइड करेगा नीचे की तरफ। तो अगर हमें रोकना है तो कम से कम हमें 20 देना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है ना कि एफ एक्सटर्नल की हमें मिनिमम वैल्यू जो होगी, मान लो इसको मैं एफ मिन लिख रहा हूं, एफ मिन, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 40, यानी कि 20 न्यूटन आ जाएगा, 20 न्यूटन। इसको अगर हम mg के टर्म्स में लिखें तो बेसिकली ये जो 60 था दैट वाज mg sin थीटा, और माइनस 40 जो है ये एफएस मैक्स, और एफएस मैक्स कितना है? म्यू इनटू n, और ये n की वैल्यू है mg cos थीटा। तो अगर हम जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे तो ये बन गया। अभी जो मैंने एग्जांपल ले रखा था उसमें अगर वैल्यूज डालूंगा तो फिर ये 20 न्यूटन आएगा, ठीक है? तो कम से कम इतना लगाना पड़ेगा। अच्छा अब इसमें एक डिस्कशन और करते हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि अगर मैं 20 से ज्यादा लगा दूं, 20 से कम लगा दूं तब क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? मैं अभी इसको रब कर रहा हूं, आगे और डिस्कस करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, 20 से कम लगाएंगे तब तो स्लाइडिंग होगी। अगर हमने F लेस देन 20 लगा दिया, 20 न्यूटन, तब तो स्लाइडिंग होगी। अगर हमने F इक्वल टू 20 न्यूटन लगाया तो जस्ट नो स्लाइडिंग, या इसको हम जस्ट स्लाइडिंग, दोनों ही केसेस बोल सकते हैं, यानी कि जस्ट रुका हुआ है। अगर हमने F ज्यादा लगा दिया, F अगर मैंने 20 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, दैट मीन्स लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस वाले केस का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने F की वैल्यू 30 न्यूटन लगा दी, तब क्या होगा? मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं F एक्सटर्नल, इस F एक्सटर्नल की वैल्यू हम 30 न्यूटन से अगर लगा रहे हैं तब क्या होगा? तो इसमें बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं यहां से 30 लगाऊंगा और यहां से 40 लग ही रहा था, तो 40 और 30 मिलकर 70 हो जाएगा, जो कि 60 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा सोचते हैं बच्चे, ये ऊपर चला जाएगा, बट ये गलत है।
कि ये जो 40 लग रहा है ना, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो वो अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है स्लाइडिंग को रोकने के लिए। तो अगर मान लो मैं ये एफ एक्सटर्नल, इस केस में अगर मैं 30 न्यूटन लगा रहा हूं, तो ये 40 न्यूटन तो लगेगा अगर फ्रिक्शन, तब तो ये स्लाइड कर जाएगा ना। तो फ्रिक्शन कभी स्लाइड नहीं कराता है कि फ्रिक्शन ने स्लाइडिंग क्रिएट कर दिया, तो 40 न्यूटन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा। कितना एडजस्ट करेगा? तो ये जितना रोकने के लिए चाहिए होगा, कितना चाहिए? तो 60 न्यूटन है नीचे की तरफ, 30 हमने लगा दिया, तो यहां पे 30 अगर फ्रिक्शन लग जाएगा तो ये 30 और ये 30 मिलकर 60 इसको बैलेंस कर देगा। तो फिर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन एक्टिंग, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो 30 न्यूटन ही लगेगा। जितनी रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 30 न्यूटन ही लगेगा एंड नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं होगी। 30 न्यूटन ही लगेगा, स्लाइडिंग नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर पूछा है कि मैंने 30 से बढ़ा के 40 कर दिया, तो अगर मैं 40 कर दूंगा तो ये घट के 20 हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग है, सो दैट ये और ये मिलकर 60 के बराबर हो जाना चाहिए। मैंने और बढ़ाया, मान लो अगर हमने एक एग्जांपल ये लिया कि अगर हमने एफ एक्सटर्नल को मान लो 60 न्यूटन कर दिया, 60 न्यूटन कर दिया, कि जो इधर 60 न्यूटन स्लाइडिंग टेंडेंसी लाने वाला फोर्स था, मैंने एफ एक्सटर्नल ही 60 लगा दिया, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन देखेगा कि स्लाइडिंग टेंडेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि इधर वाला नीचे वाला 60 न्यूटन फोर्स और एफ एक्सटर्नल अपने आप में बैलेंस्ड है, स्लाइडिंग टेंडेंसी है ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन इस केस में जो फ्रिक्शन एक्टिंग हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, एफ एक्टिंग दैट विल बी जीरो, लगेगा ही नहीं। और स्लाइडिंग नहीं हो रहा होगा, स्लाइडिंग नहीं हो रहा, स्लाइडिंग नो स्लाइडिंग। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? तो ये ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अच्छा मान लो एफ एक्सटर्नल को 60 से भी मैंने बढ़ा दिया, 60 से भी बढ़ा दिया, एक नई चीज 60 से ही बढ़ा देते हैं फिर से, और इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं डिस्कशन। अच्छा इस केस में ये वाला केस कौन सा है? एफ एक्सटर्नल अगर 60 न्यूटन, ये वाला जो केस है इसको अगर मैं mg के टर्म से लिखूंगा तो दिस इज बेसिकली एफ एक्सटर्नल इज mg sin थीटा। तो अगर एफ एक्सटर्नल mg sin थीटा होगा तो फिर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन अवेलेबल है, लग सकता है, लेकिन जरूरत ही नहीं लगने की, क्योंकि फ्रिक्शन अगर लग जाएगा तब तो फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगे ना। तो फ्रिक्शन का काम होता है स्लाइडिंग टेंडेंसी को रोकना, क्रिएट नहीं करना। स्लाइडिंग क्रिएट नहीं करता है फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा अगर अब हम और बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल और आगे बढ़ लिया कि एफ एक्सटर्नल मैंने लगा दिया 80 न्यूटन्स, 80 न्यूटन्स लगा दिया, तो अब क्या होगा देखो, मैं इसी डायग्राम में ये कर रहा हूं, एफ एक्सटर्नल मैंने ये अब लगा दिया है 80 न्यूटन लगा दिया, तो अब देखो स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर आ गया, स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर आ गया। एफ एक्सटर्नल अगर 80 लगा है तो ऊपर की तरफ 80 है और नीचे की तरफ 60, mg sin थीटा तो 60 था, तो अब ये ऊपर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश होगी, स्लाइडिंग टेंडेंसी अपवर्ड होगी, स्लाइडिंग टेंडेंसी इज अप द इंक्लाइन, स्लाइडिंग टेंडेंसी इज अप द इंक्लाइन। तो अब फ्रिक्शन जो लेगा ना, फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही रहा था, अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो पहले किधर लग रहा था? पहले लग रहा था अप द इंक्लाइन लग रहा था, क्योंकि स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर थी? डाउन द इंक्लाइन थी। अब हमने जो फोर्स है ये फोर्स लगा के स्लाइडिंग टेंडेंसी अप द इंक्लाइन क्रिएट कर दिया, तो अब फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा स्लाइडिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए, तो अब फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर लगेगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन इधर लगेगा, और कितना लगेगा? तो इतना रोकने के लिए चाहिए होगा। तो पहले तो मैं ये लिख रहा हूं कि फ्रिक्शन एक्ट्स डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन एक्ट्स डाउन द इंक्लाइन, नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा? तो जितनी स्लाइडिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है? तो ऊपर की तरफ 80 लग रहा है, नीचे की तरफ 60 तो लग ही रहा था mg sin थीटा, तो ये 20 और लग जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन जो एक्टिंग होगा ना ये 20 न्यूटन्स होगा और नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं एफ एक्सटर्नल को बढ़ा दिया, अगर एफ एक्सटर्नल को बढ़ा के मैंने 80 से 90 कर दिया, तो फिर फ्रिक्शन जो लग रहा होगा 30 लगने लगेगा। तो अगर मैं एफ एक्सटर्नल बढ़ाता रहूंगा तो ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा और इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, लेकिन बढ़ने की एक मैक्सिमम लिमिट है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक बढ़ने की मैक्सिमम लिमिट है, और वो लिमिट कितनी है? जो एफ एस मैक्स हमने निकाला था, एफ एस मैक्स कितना था? वो 40 न्यूटन एफ एक्स मैक्स था। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि हम ये वाला जो एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं ये मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं। एक तो था कि हम मिनिमम कितना लगाएंगे स्लाइडिंग को रोकने के लिए, एक और पूछा था कि मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं सो दैट ये स्लाइड ना करे, मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं सो दैट ये स्लाइड ना करे। ये क्वेश्चन अगर बन रहा है, मैं इस क्वेश्चन को लिख भी रहा हूं
कि फाइंड मैक्सिमम एफ एक्सटर्नल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल so that sliding does not occur। कि अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो स्लाइडिंग होने लगेगी। जैसे देखो फिर से मैं दिखा रहा हूं इसको डेमो से कि अभी मैंने ऐसा इंक्लाइन लिया है, तो इसमें अगर मैं नॉर्मली प्लेस करूंगा तो स्लाइड करेगा। जैसे बोला ना कि इंक्लाइन अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो ये स्लाइड करेगा। तो अगर स्लाइडिंग से रोकना है तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं फोर्स मान लो इधर लगा रहा हूं, कम से कम कितना फोर्स लगाऊंगा वो अभी हमने निकाला। और अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो फिर फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट होगा। और अगर मैं mg sin थीटा से भी ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगने लगेगा, बिकॉज स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर आ जाएगी। बट अगर मैं वो ऊपर वाला फोर्स और बढ़ाता चला जाऊंगा तो एक ऐसा मोमेंट आएगा स्लाइड करने लगेगा ऊपर की तरफ। तो वही पूछा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा सकते हैं सो दैट ये ना हो, ये स्लाइड ना करे, ऊपर की तरफ भी स्लाइड ना करे। तो वो कितना बन जाएगा, ये समझ में आ रहा है? तो मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं, तो नीचे की तरफ 60 तो लग ही रहा है, ये एफएस मैक्स भी आ जाएगा। तो जो एफ एक्सटर्नल बनेगा वो आएगा 60 न्यूटन और प्लस एफ एस मैक्स। तो ये 60 न्यूटन और एफ एस मैक्स हमने निकाला था 40 न्यूटन, तो आ जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन हम लगा सकते हैं मैक्सिमम और ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो हमारा जो फोर्स का रेंज आया ना, रेंज ऑफ फोर्स क्या आया, एफ एक्सटर्नल हम 100 से कम लगाएंगे, इक्वालिटी भी लगा सकते हैं, और हमें कम से कम 20 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। ये रेंज है कि अगर मुझे इस इंक्लाइन पे इस ब्लॉक को स्लाइड नहीं करने देना है तो कम से कम 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 100 लगा सकते हैं। अगर 20 लगाएंगे तो फिर नीचे की तरफ जो स्लाइड करने की टेंडेंसी था हम उसको रोक पाएंगे, और अगर हम और फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा भी मोमेंट होगा कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से ऊपर स्लाइडिंग टेंडेंसी आ जाएगी। तो ऊपर की तरफ भी स्लाइडिंग अगर हमें नहीं होने देना है तो हमें 100 से कम फोर्स लगाना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कभी पूछा जाता है कि नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाएं, कभी कभी पूछा जाता है कि ऊपर की तरफ स्लाइड कराने के लिए हम कितना फोर्स लगा दें। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं इससे सॉल्व हो जाएंगे। एंड दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसमें कि ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ये काफी कॉमनली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई मेन हो, जेई एडवांस हो या नीट का एग्जाम हो। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू help you understand this important concept. Thank you.